वेलकम एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म है जिनको हम समझेंगे, जो कि समझने के बाद ही तुम्हें क्या होगा, नोमेनक्लेचर वगैरह अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है ना, जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है। ठीक है, सारे जो मूवी होती है वो उसी के अराउंड तो रिवॉल्व करती रहती है ना। तो वैसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, और वो कौन होता है, वो होते हैं मेटल और लिगेंड। ठीक है, इनका जिक्र तुम्हें बार बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हीरो और हीरोइन होते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। अब देखो, तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो है वो क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें 12th में देखो बेटा डेफिनेशंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें दिखेगा कैसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, और उसमें तुम्हें हमेशा कुछ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करके तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, जो हमारे ये दोनों हीरो और हीरोइन है ना, ये इस घर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के तुम्हें अंदर ही दिखेंगे। ठीक है, बाहर तुम्हें नहीं ढूंढना है। तो क्या बोलोगे, जो एटम तुम्हें सिंगल दिखेगा उसी को तुम क्या बोलोगे, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। और जिसके नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो अकेला तुम्हें दिखेगा ना, वो हमेशा सेंट्रल मेटल होगा, और जो जिसका नंबर ज्यादा होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो लिगेंड होता है। ठीक है, तो तुम्हें इतनी बात तो समझ आ गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम कैसे पहचानोगे कि कौन मेटल है और कौन हमारा लिगेंड है। ठीक है, तो ये बात मैंने तुम लोग को बता दी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिगेंड का रोल वो ही एटम या एलिमेंट प्ले करता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, जब किसी एक के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा और उसका ऑक्टेट क्या हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, तो जब वो अपना लोन पेयर पूरा पूरा दूसरे एटम को दे देता है ताकि दूसरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को तुम लोग क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। समझ आया, इसे क्या बोलोगे, डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम लोगों को दूसरी बात क्या समझ आई कि जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड होता है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ पे लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो हमारा लिगेंड है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लेविस बेस होते हैं, और क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड थ्रू थ्रू क्या, कौन सा बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए ये कैसा बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज लेविस एसिड, दे बिहेव एज लेविस एसिड। समझ आ गया तुम लोगों को। तो तुम लोगों ने क्या समझा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर तुम्हें मेटल और लिगेंड मिलेगा, जो अकेले प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और जो जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो हमारा लिगेंड होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें याद क्या रखना है, जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता कौन है, लिगेंड देता है। किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को देता है, और क्योंकि लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल को, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लेविस बेस। और क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लिगेंड से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसे ये यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव एज लेविस एसिड। समझ आया। तो इतना था ये बेसिक इंट्रोडक्शन। और तुम्हें क्या याद रखना है, जो हमारा लिगेंड होता है ना, वो तुम्हें या तो कभी कभी क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी दिखेगा लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ, कभी कभी कैटाइन भी बिहेव करता है लिगेंड की तरह, और एनाइन भी बिहेव करता है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, न्यूट्रल
न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर क्या बोलोगे कैटायन और एनायन linked to central metal atom, linked to central metal atom through coordinate bond in a complex ion, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कैटायन या फिर एनायन जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होता है, किस कौन से बॉन्ड के थ्रू, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स आयन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। समझ आ गया तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो K4FeCN6 जो होता है ना, उसमें जो ये Cn होता है, जो ये Cn है, Cn-1 में प्रेजेंट होता है ना, तो ये यहाँ पे कौन है, एनायन है ना। तो इसी तरीके से तुम्हें किसी भी फॉर्म में लिगेंड दिख सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एज कैटायन और एज एनायन। ठीक है, तो लिगेंड का डेफिनेशन समझ आ गया। अब हम सेंट्रल मेटल का डेफिनेशन समझेंगे कि सेंट्रल मेटल किसे कहते हैं। ठीक है, इट इज अ एटम और अ आयन थ्रू विच लिगेंड इज अटैच्ड। ये एक ऐसा एटम या फिर आयन होता है जिनसे लिगेंड अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स आयन बाय अ डेफिनेट ज्योमेट्री। समझ आया, मतलब क्या है कहने का, जैसे Fe है, Fe क्या होगा, ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होगा और इसके अराउंड मान लो Cn6 जो 6 Cn लगे, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अगर अरेंज्ड होते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, Fe से अटैच्ड होंगे बाय अ डेफिनेट ज्योमेट्री। मतलब इनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली लिगेंड आके सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होगा। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी जिसके थ्रू हमेशा सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलोगे। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन देता है, ये सब बात है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ पे और सेंट्रल मेटल का डेफिनेशन लिखती हूँ। क्या बोलोगे, इट इज अ एटम और आयन अटैच्ड टू ligand through coordinate bond in a complex ion by a definite geometry। समझ आ गया। तो आई होप सेंट्रल मेटल का डेफिनेशन समझ आ गया होगा, लिगेंड का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। फिर मैंने तुम लोग को क्या पॉइंट बताया था कि सेंट्रल मेटल जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज लेविस बेस। और क्योंकि मेटल जो है, मेटल का सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह। समझ आया। तो देखो अब हमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो मेटल होता है ना, जनरली यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट प्ले द रोल ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो जनरली कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब रीजन इसका क्या है, रीजन इसका ये है कि यहाँ पे क्या होता है, देखो लिगेंड है, वो क्या है, हमारा देने वाला पार्टी। ठीक है, और जो मेटल है वो हमारा क्या है, लेने वाला पार्टी। ठीक है, तो अगर लिगेंड कोई चीज दे रहा है तो मेटल के पास वो चीज रखने के लिए स्पेस या जगह भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जगह या स्पेस हम किस रेफरेंस में बात करेंगे, वेकेंट और वाइटल के रेफरेंस में ना। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेकेंट डी और वाइटल होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेकेंट डी और वाइटल प्रेजेंट होता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली तुम्हें दिखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, बिकॉज ऑफ वेकेंट डी और वाइटल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। समझ आया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये भी होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड थर्ड क्या लिखोगे, हाई चार्ज डेंसिटी
तो अब तुम लोग को यहाँ पे से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल का रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, सेकंड ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को मैंने मेटल और लिगेंड क्या होता है वो पॉइंट क्लियर कर दिया है। ठीक है, बस याद रखना कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो लिगेंड होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इट बिहेव एज लेविस बेस, मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है तो इट बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल होता है कंप्लीट, लिगेंड होता है कंप्लीट। तो देखो अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर समझेंगे। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, आर टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड जो होता है अटैच टू ईच अदर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब दूसरी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, मतलब इन ये पूरे पार्ट को तुम लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और फिर एक बात तुम लोग को ये याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इट इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर एक बात ये याद रखो कि जो भी स्पीशीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है ना वो नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो स्पीशीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा वो पार्ट क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। जब मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम लोग को ये बताया था कि अगर ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड को तुम एक्वस मीडियम में डालोगे तो तुम्हें क्या दिखता है, किसके आयंस दिखते हैं, 4K प्लस प्लस क्या दिखेगा, FeCN6 4 माइनस, यही तो दिखता है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो K प्लस था वो तो बाहर निकल चुका है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सॉलिड फॉर्म में भी नॉन डिसोसिएटेड था, और वो वाटर मतलब एक्वस मीडियम में भी वो अभी क्या है, नॉन डिसोसिएटेड है। अब क्योंकि अगर डिसोसिएट होता तो तुम्हें क्या दिखता है यहाँ पे, Fe+2 और Cn- के भी तो आयंस दिखते हैं, लेकिन सोल्यूशन में इनके आयंस नहीं दिखते हैं, बल्कि ये एक नए टाइप के आयंस दिखते हैं मीडियम में, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हो तुम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये वाला जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है, जो सोल्यूशन में अलग से निकल के आ जाता है, उसे तुम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, या फिर इसे क्या बोलोगे, सिंपल आयन। समझ आया, काउंटर आयन या फिर सिंपल आयन। तो यहां से तुम लोगों ने क्या कंक्लूड किया है कि स्पीशीज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि the part which is present outside the square bracket is known as ionization sphere। ठीक है, the part that is present inside the square bracket is known as coordination sphere, और जो part coordination sphere के बाहर present होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ionization sphere। ठीक है, और देखो आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन से कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला कि जो भी हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, और जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो पार्ट प्रेजेंट outside the coordination sphere is known as क्या, ionization sphere, is known as ionization sphere। और जो आयनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा होता है ना वो आयनाइजेबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आयनाइजेबल। स्पेलिंग ठीक
लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग को क्या समझ आया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का हिस्सा होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, क्योंकि जब हम उसे एक्वस मीडियम में जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं तो हमें दिखता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले हिस्से के कोई भी आयंस हमें सोल्यूशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन काउंटर आयन ये वाला जो पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा होता है वो वाले आयंस हमें सोल्यूशन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोग ये बातें कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को क्या समझ आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, ये भी पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है वो ही हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर तुम इसे भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड between the central metal atom and the ligand is known as coordination number, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी तरीके से इसे डिफाइन करो। मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, it is the number of ligands, it is the number of ligands attached to central metal atom, central metal atom और आयन inside a complex ion, inside a complex ion is known as क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है कितने लिगेंड्स अटैच्ड है सेंट्रल मेटल आयरन से, तो यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है बेटा, 6। तो ये ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ चुके हैं। तो देखो अब हम नेक्स्ट चीज क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के लिए हम क्या करते हैं, FeCN6 4 माइनस, है ना। ये मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड तुम लोगों ने लिया था K4। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने से पहले मैं तुम लोगों को काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब तुमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया था K4FeCN6, ठीक है। तो ये अभी क्या है, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। जब तुम इसे एक्वस मीडियम में डालते हो तो तुम्हें क्या दिखता है, तुम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि पार्शियली डिसोसिएट करेगा। पार्शियली डिसोसिएट मतलब यहाँ पे फुल आयनाइजेशन नहीं होता है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट करता है, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। पार्शियली डिसोसिएट करने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं करता है अपने आयंस में, इसीलिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें, 4K प्लस क्या मिल जाएगा, FeCN6 - 4, ठीक है। तो ये चीज हमें मिल गया। हमें दो टाइप के आयंस मिल रहे हैं सोल्यूशन में, ठीक है। और वो आयंस हमें क्या दिख रहा है, एक तो ये जो सिंपल आयन था जो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहा था, वो इस हिस्से से पूरा निकल के अलग हमें सोल्यूशन में दिखने लग गया। और एक हमें क्या दिख रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट था वो हमें पूरा एज अ न्यू आयन सोल्यूशन में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आयन डिसोसिएट होके मिला है ना, हम इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है। काउंटर आयन या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल आयन, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हमें नया टाइप ऑफ आयन जो सोल्यूशन में मिला है, इस हिस्से को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन को तुम लोग कैसे डिफाइन करते हो, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल दैट कंटेन्स बोथ मेटल एटम एंड लिगेंड अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड radical that contain both central metal atom या फिर ion and ligand attached to it, तो ये किसका डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स आयन का, ठीक है।
तो देखो तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन क्या है। जब तुम अभी इसे सॉलिड फॉर्म में पढ़ रहे हो तब तुम क्या बोलते हो, मेटल और लिगेंड के एक साथ कलेक्टिव फॉर्म को ही तुम लोग क्या बोल रहे हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। लेकिन जब तुमने इसे एक्वस मीडियम में डाला तो तुम देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है और जो आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इस पे भी चार्ज प्रेजेंट है और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस पे भी कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्ट को अब हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। पहले क्योंकि ये अभी क्या है, सॉलिड फॉर्म में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा एग्जिस्ट करता है, अभी ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो पार्ट है इनके ऊपर जो चार्जेस है ना ये अभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें एक्वस मीडियम में डालते हैं तो एक्वस मीडियम में ये डिसोसिएट कर जाते हैं। डिसोसिएट करने पे ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है हम इसे एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या सिंपल आयन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी अब क्या हो जाता है, एक चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अभी भी मेटल और लिगेंड प्रेजेंट है। तो अब हम इस वाले हिस्से को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि एक्वस मीडियम में हमें दो टाइप के आयन दिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वन इज द कॉम्प्लेक्स आयन एंड अदर इज काउंटर आयन, ठीक है। तो ये सब बात तुम लोग समझ चुके हो। अब हमें क्या समझना है, अच्छा ठीक है, अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम CO3F6, ठीक है। तो अब तुम्हें बोला है कि बताओ व्हाट इज द चार्ज on this complex ion, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब चार्ज किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसे निकालोगे। इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। मतलब ये है कहने का कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है अगर तुम्हें वो पता करना है तो तुम लोग क्या करो कि जो भी चार्ज है लिगेंड का और जो भी चार्ज है सेंट्रल मेटल का उसका एल्जेब्रिक सम कर लो। जो भी वैल्यू आएगा वो ही उस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज हो जाता है। जैसे कि तो यहाँ पे अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज है वो अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ये कैसे निकालोगे। ये निकालने का तरीका क्या है, ये देख लो कि मेटल पे कितना चार्ज है। तो कोबाल्ट किस में, +3 में प्रेजेंट है तो +3, और फ्लोरीन किस में प्रेजेंट है, -6 में। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दो तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, -3। तो क्या बोलोगे, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे टोटल चार्ज कितना है, -3 का चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं बता देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इट इज अ नंबर which represent electric charge on central metal atom। जो भी सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि FeCN6 है ना। तो अब तुम्हें बताना है कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है। तो कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, जिसका भी तुम्हें चार्ज निकालना है उसे x मान लो। तो x -6 इज इक्वल टू क्या होगा, -4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। तो ये जो +2 चार्ज आया है ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये जितने भी टर्म्स मैंने समझाए हैं विथ डेफिनेशन वो तुम लोग को क्लियर होंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि लिगेंड्स के क्या क्या टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर समझ आया हो तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।